पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है और जब भरता है तो उसका फूटना तय है। ऐसा ही कुछ अनुभव कराती है फिल्म 200 हल्ला हो। आजकल दो तरह के कंटेंट पर फिल्म बनती है, एक जहां आपको सिर्फ यह तय करना है कि आपको फिल्म अच्छी लगी या बुरी लगी, ज्यादा दिमाग खपाना नहीं होता उनमें, और दूसरी होती है वो फिल्में जो कंटेंट वाइज मजबूत होती है और यहां आप फिल्म को कई अलग नजरिए से देखकर डिसाइड करते हैं कि फिल्म कैसी रही। इसमें भी अगर वो फिल्म किसी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड हो तो एक खास चीज हम जरूर कंपेयर करते हैं कि उस रियल घटना को रील बनाकर कितनी सच्चाई के साथ दिखाई गई है। 200 हल्ला हो फिल्म इसी श्रेणी में आती है जो अपने पावरफुल कंटेंट के चलते आपको पसंद आ सकती है। यह फिल्म 2004 में नागपुर में हुई एक सच्ची घटना से प्रेरित है और निसंदेह यह कहानी वुमेन पावर का एक जीता जागता उदाहरण है। फिल्म का एग्जीक्यूशन अच्छा है और क्योंकि यह कंटेंट बहुत डिफरेंट है, नया है, तो यह आपको अपनी ओर आकर्षित जरूर करेगा। एक पहलू इस फिल्म का यह भी है कि फिल्म में 50-60 बार दलित दलित बोलकर इस कहानी को जातिवाद के साथ जोड़कर दिखाने की कोशिश की गई है। यह बात सही है कि फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन क्या पूरी सच है या सिर्फ उन चीजों को हाईलाइट करके दिखाया गया जो फिल्म को प्रमोट कर सकती है। पहले एक नजर डाल लेते हैं फिल्म की कहानी पर। यहां बल्ली चौधरी नाम का एक शख्स है जो नागपुर के किसी इलाके में अपनी हुकूमत चलाता है। उसकी दहशत है यहां, वो जब जिसे चाहे मार देता था, जब जिसे चाहे खुलेआम रेप कर देता था। 10 साल तक वो इसी प्रकार से उस इलाके की दलित महिलाओं पर जुल्म करता था और फिर वो दिन आया जब इन सब का सब्र जवाब दे गया और एक ही दिन में उस इलाके से 40 महिलाओं ने उस पर एफआईआर दर्ज किया, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसे पकड़ लिया गया और उसकी गिरफ्तारी के 10 दिन बाद वो दिन आया जब उसे कोर्ट में हाजिर होना था और इसी दिन 200 महिलाओं ने हल्ला बोल दिया और कोर्ट के बीचों बीच बल्ली चौधरी को इतनी बेदर्दी से मारा गया कि उसके अंगों को अलग अलग जगह से ढूंढना पड़ा। इस केस में 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया जाता है और फिर एक और दलित रिटायर्ड जज इस केस को लड़ते हैं और ऑब्वियसली वो सबको बचा लेते हैं। फिल्म में कई बार हम दलित हैं, हम कमजोर हैं, हम पर जुल्म होता है जैसे डायलॉग सुनने को मिलते हैं। खुद को दबे कुचले बताने वाली दलित ये सब कह रही थी एक रिटायर्ड दलित जज से। ये सीन अपने आप में ही फनी है क्योंकि एक गरीब दलित दूसरे जज दलित से ऐसा कह रही है, लेकिन डायरेक्टर साहब को यह भी सोचना चाहिए कि जब वो दलित पढ़ लिख कर जज बन सकता है तो बाकी दलित कमजोर होने की बात क्यों कर रहे हैं। इतने बार दलित बोलने का मतलब यह भी था कि किसी ऊंची जाति वाले ने यह सब रेप मर्डर किए, जिसके बाद में दलितों ने कोर्ट में उसे मार दिया। फिल्म में उस विलेन का नाम है बल्ली चौधरी। अब आप ढूंढते रहिए कि वो किस जाति का है, लेकिन दलित शब्द से जाति को एकदम क्लियर किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि पहले दलितों पर बहुत अत्याचार हुए हैं और कुछ जगहों पर आज भी होते हैं, लेकिन SC ST एक्ट्स बन चुके हैं कि दलितों पर अब जरा सी भी आंच आए तो पूरे प्रशासन को उनकी कंप्लेंट के आगे नतमस्तक होना ही पड़ता है और इनमें बहुत से गलत आरोप भी होते हैं, बट ठीक है, वो अलग मुद्दा है। अब रियलिटी पर आए तो यह घटना नागपुर की है जो फिल्म में भी दिखाई गई है। तो नागपुर में 2004 में यह गुंडा था जिसका नाम था अक्कू यादव। समझ रहे हैं ना, अक्कू यादव, बट फिल्म में बल्ली चौधरी। चौधरी तो चौधरी है, समझते रहिए किस जाति से था। अब आप जितना भी इस केस के बारे में रिसर्च करें, आपको सही तरीके से कहीं पर भी यह लिखा नहीं मिलेगा कि ये सब दलित महिलाएं थी। हालांकि ये सच है कि ज्यादातर दलित थी, लेकिन सब नहीं। और जब सब दलित नहीं थी तो फिर जातिवाद को इसमें बढ़ा चढ़ाकर क्यों दिखाया गया। दलितों की आड़ में एक बार फिर आर्टिकल 15 की तरह कुछ लोगों ने अपना एजेंडा सामने लाने की कोशिश की है। आर्टिकल 15 में भी भगवा झंडे की आड़ में स्वर्णों को दोषी दिखाया गया था, बट रियलिटी में वहां भी जाति की अदला बदली करके दिखाई गई थी। दूसरी बात कि फिल्म में भी बल्ली चौधरी के द्वारा एक लड़की का सरेआम मर्डर दिखाया गया है। उसका रेप करने के बाद उसका मर्डर होता है और रियल में भी ऐसा ही हुआ था। इस महिला का नाम था आशु भगत। इनके स्तनों को काट दिया गया था, वो भी उनकी बेटी और तमाम पड़ोसियों के सामने। वहां पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन अक्कू यादव के खिलाफ किसी ने भी आवाज नहीं उठाई थी सिवाय एक के। उसके खिलाफ सिर्फ एक व्यक्ति विटनेस बना था और उसका नाम था अविनाश तिवारी। अब जब फिल्म मेकर्स जाति में घुस गए तो पूरा ही घुस जाइए, लेकिन इस तिवारी जी ने जो आवाज उठाई थी उस गुंडे के खिलाफ, जिसे बाद में अक्कू यादव द्वारा मार दिया जाता है, लेकिन फिल्म में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं दिखाया गया है।
अब मेरे जैसा कोई इस पर ऑब्जेक्शन ना करे, इसलिए फिल्म में एक वकील साहब हैं, उनसे कागजात लेने के लिए उन्हें मार दिया जाता है, वो दिखा दिया गया है। लेकिन रियल में अविनाश तिवारी ने अक्कू यादव जैसे गुंडे का दलित महिला पर हुए अत्याचार पर आवाज उठाने के कारण मार दिया गया था। सोचिए कि किस प्रकार से फिल्म में आपको केवल उतना दिखाया जाता है जिससे उन फिल्म मेकर्स का एजेंडा क्लियर होता है। रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेन महिला जिसका किरदार फिल्म में रिंकू राजगुरु ने निभाया है वो एक दलित थी जिसका नाम उषा नारायणे था। फिल्म में हैप्पी एंडिंग दिखा दी गई, लेकिन रियलिटी में उषा नारायणे आज भी पुलिस सर्विलेंस में है। वो नागपुर छोड़कर नहीं जा सकती और वो अपना होटल वाले कैरियर को भी आगे परस्यू नहीं कर सकती। अब देखिए कि किस प्रकार किरदारों को तोड़ा मरोड़ा गया है। अब फिल्म की बात करें तो एक टाइट स्क्रीन प्ले आपको फिल्म से बांधे रखने में कामयाब रखता है, सिवाय उन्हीं कुछ घिसे पिटे रोमांस के जो बीच में आकर आपका ध्यान भटका देते हैं। बैकग्राउंड में जहां गिटार की आवाज आनी शुरू हुई कि समझो रोमांस में 4-5 मिनट खराब हुए। साहिल खट्टर ने बल्ली चौधरी के किरदार को अच्छा निभाया, हालांकि जिस तरीके से रियल में उसका कैरेक्टर था उसे और बड़ा करके दिखाया जाना चाहिए था फिल्म में, लेकिन फिल्म में वो गली मोहल्ले का चिंदी चोर सा ही लगता है, जबकि रियल अक्कू यादव का एक खौफ था। उस खौफ को फिल्म में और ग्रैंड करके दिखाया जा सकता था, बट स्टिल साहिल खट्टर का काम ठीक है। अमोल पालेकर अब भी अपनी एक्टिंग में दम खम कायम रखे हुए हैं, हालांकि उन्हें इंटरवल के बाद जिस तरीके से वन मैन शो बनाकर दिखाया गया वो थोड़ी जल्दबाजी लगी। जिस केस में फैसला सुनाया जा चुका था उस केस को अमोल पालेकर इतनी जल्दी और सफाई के साथ जीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। एक जगह उनका डायलॉग था कि बल्ली चौधरी ने औरतों को कोर्ट रूम में खुलेआम गाली दी क्योंकि वो दलित थी, जबकि इसे ऐसा कहा जाना चाहिए था कि वो गरीब थी, क्योंकि रियलिटी में भी सभी महिलाएं दलित नहीं थी। इन्हीं कारणों से लगता है जैसे फिल्म अगेन एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाया गया है। रिंकू राजगुरु परिपक्व होती जा रही है एक्टिंग में, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यही है कि वो फिलहाल मराठी कैरेक्टर के अलावा और कोई किरदार करने में सक्षम नहीं है। उनकी टोन, उनके जेस्चर्स सब में महाराष्ट्र की छाप अच्छे से दिखाई पड़ती है, जो एक एक्टर के लिए अच्छी बात नहीं है। एक्टर वही है जो किसी भी भाषा, किसी भी राज्य और किसी भी पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म में फिट हो जाए, जिसके लिए अभी रिंकू राजगुरु को और मेहनत करने की जरूरत है। अब तक शायद वो सारे किरदार मराठी वाले ही निभाती आए, सिवाय एक आध कन्नड़ा फिल्म के जहां उनकी डबिंग किसी और ने की होगी। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक एवरेज है। सीनियर इंस्पेक्टर की भूमिका निभाने वाले उपेंद्र लिमाये का काम भी अच्छा है। यह अच्छी बात है कि फिल्म के द्वारा इस कहानी को सामने लाया गया और जो लोग नहीं जानते थे उन्हें भी इस केस के बारे में पता चला, लेकिन अगर पूरे सच के साथ सामने आते तो और अच्छा होता। फिल्म के टेक्निकल पॉइंट्स के नजरिए से ये एक ठीक ठाक फिल्म है, जिसके लिए मेरी तरफ से 3 स्टार। बट अगर आप फिल्म देख चुके हैं तो इस बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म को लेकर क्या सोचते हैं। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।